नमस्कार साथियों। तो आज हमारे संचार प्रौद्योगिकी या जो हमारा कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पर हम बात कर रहे थे, तो उसी का जो अगला पार्ट है और वो किससे जुड़ा हुआ है, हमारे नेटवर्किंग से। तो अब हम जब नेटवर्किंग की बात करते हैं तो देखिए नेटवर्किंग में हम आगे बढ़ेंगे और जो लास्ट सेशन में हमारा ट्री टोपोलॉजी जिससे हमने अलग अलग कंप्यूटर्स को जोड़ा था उसकी थोड़ी सी बात करेंगे। तो बेटा इन सब में अब जो हम पढ़ने वाले हैं तो यही आपको आज मिलेगा कि आखिर कनेक्टिविटी डिवाइसेज कितने प्रकार की होती है। तो जब हम इन सब की बात करते हैं तो बेटा अब हमें सबसे आगे क्या दिखेगा कि जो हमारा लास्ट का कंटेंट थोड़ा सा छूटा हुआ था, अब हम उसकी बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम किसकी बात देखते हैं, ट्री टोपोलॉजी। केवल आपके दो पार्ट जो कल छूट गए थे वो अब हम आगे लेने वाले हैं और बाकी हम पूरी कनेक्टिव डिवाइसेस की याद बात करने वाले हैं। मॉडेम क्या होता है, वाईफाई क्या होता है, ये आपको सब मिलेगा। तो देखिए सबसे पहले तो आप अपने डायग्राम में देख सकते हैं कि ट्री टोपोलॉजी में हम क्या करते हैं, इसमें एक हम मदर हब रखते हैं, एक सेंट्रल प्रोसेसिंग बॉडी होती है और इसके थ्रू हम कई सारे कंप्यूटर्स और कंप्यूटर्स के थ्रू कई सारे सिस्टम आपस में कनेक्टेड होते हैं। तो वास्तव में ऐसा लगता है कि इसमें एक तो मदर सिस्टम है और उसके थ्रू आपके कई सारे सिस्टम्स को आपस में कनेक्ट कर दिया गया है। जैसे कि हम देखें कि आप किसी भी जगह पर काम करिए, किसी भी कंबाइंड ऑफिस में काम करिए, तो वहां पर कंप्यूटर्स कई सारे होते हैं और उन सब की एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट रहती है और इन सभी का कनेक्शन एक साथ प्रिंटर से कर दिया जाता है। तो ऐसी व्यवस्था को ही हम क्या बुलाते हैं, ट्री टोपोलॉजी। क्योंकि ना तो इसमें हमें बस टर्मिनल देखने को मिल रहा है, ना ही हमें इसमें रिंग टोपोलॉजी देखने को मिली, ना ही आपस में कनेक्टिविटी। क्या है कि हमने कई सारे सिस्टम्स को आपस में, देखिए इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि बहुत सी बस टोपोलॉजी को आपस में जोड़कर, बहुत सी स्टार टोपोलॉजी को आपस में जोड़कर, जो हमने बस और स्टार टोपोलॉजी पढ़ी है अब वही आपस में क्या हो गई, कनेक्ट हो गई। और जब एक साथ एक से ज्यादा चीजें जुड़ जाती हैं तो फिर इस प्रकार की टोपोलॉजी का होता है फॉर्मेशन। अब जब हम इसके बाद देखते हैं कि यहां पर हम प्रारूप, बेटा प्रारूप ऊपर बन चुका है। अगला हमारे सामने क्या दिखता है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। तो जब हम नेटवर्क इंटरफेस कार्ड की बढ़ते हैं तो यह एक हार्डवेयर डिवाइस होती है। देखो बेटा, जो नेटवर्क इंटरफेस हमारा कार्ड होता है ये अपने आप में क्या है, एक हार्डवेयर उपकरण। यदि हम एनआईसी, याद रखिए हम एनआईसी की बात करते हैं तो वास्तव में एनआईसी के रूप में हमें फिजिकल कुछ नहीं मिलेगा। ये वास्तव में कोई फिजिकल या भौतिक संसाधन नहीं है। ये वास्तव में हमारे लिए एक कैसा काम करता है, एक ऐसी डिवाइस होती है जो हमारे लिए कंप्यूटर को एक प्राइवेट नेटवर्क उपलब्ध करवा देती है। देखिए इसमें लिखा है जिसका उपयोग कंप्यूटर को नेटवर्क से जोड़ता है तथा देश के बीच में, विभिन्न देशों के बीच में आदान प्रदान संभव बनाता है। तो देखो इसमें क्या होता है, इस टोपोलॉजी में नेटवर्क इंटरफेस कार्ड में एक्चुअल में से कार्ड जरूर नाम दिया गया है, लेकिन ये आपस में क्या करता है कि प्राइवेट नेटवर्क उपलब्ध करवाता है। जैसे कि हम देखें कि हम गूगल पर देखते हैं तो हम जब भी किसी वेबसाइट को टाइप करते हैं तो लास्ट में हमें एक्सटेंशन क्या मिलता है, .in, मतलब ये इंडिया का एक प्राइवेट नेटवर्क हो गया। तो वास्तव में यही नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है जो वास्तव में एक भौतिक संसाधन ना होकर एक ऐसा नेटवर्क उपलब्ध करवा देता है जिससे एक देश में कई सारे कंप्यूटर्स आपस में जुड़े होते हैं और इंफॉर्मेशंस को साझा करते हैं। अगला हमें मिलता है मैश टोपोलॉजी। ये एक प्रकार से जो हमारा स्टार नेटवर्क होता था ये उसी के बीच में और घना जाल हो जाता है। जो हमारी स्टार टोपोलॉजी हमने पढ़ी थी ये उसी के अंतर्गत बेटा एक क्या हो जाता है, एक और घना जाल हो जाता है और इसमें हम बाहरी दुनिया से इसे हम क्या कर देंगे, इन टच कर देंगे। जैसे कि हमारे क्या होते हैं, जैसे हमारे यहाँ बेटा मिलिट्री ऑपरेशंस होते हैं, तो जैसे जो मिलिट्री वाले ऑपरेशंस होते हैं या इनका ऑर्गेनाइजेशन होता है तो उसके ऑर्गेनाइजेशन को बाकी सभी जो दूसरे नेटवर्क होते हैं उससे बिल्कुल अलग डेवलप किया जाता है ताकि इसमें बाहरी दुनिया के नेटवर्क हस्तक्षेप नहीं कर सके। तो मिलिट्री ऑपरेशंस होते हैं या उनके ऑर्गेनाइजेशन की जो भी जानकारियां या जो भी नेटवर्क रखा जाता है ये वास्तव में क्या होता है, मैश टोपोलॉजी। जैसे कि हम देखें, देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, मैश एक नेटवर्क टोपोलॉजी है जिसमें डिवाइसेज नेटवर्क मोड के मध्य में कई अतिरिक्त और आपस में जुड़े होते हैं, ये सभी आपस में और ज्यादा इंटरनली कनेक्ट होते हैं। मैश टोपोलॉजी में प्रत्येक नोड अन्य सभी नोड से एक जानकारी सभी से साझा हो रही। जैसे हमारे बैंकिंग सिस्टम में होता है, आपने एक जगह पैसा डिपॉजिट किया, अब आप दुनिया के किसी भी कंप्यूटर पर उससे जाकर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई इतना आपके अकाउंट में अमाउंट जा चुका है।
क्योंकि ये आपस में इंटरलिंक होते हैं। तो ये बेटा क्या हो जाती है हमारी मैश टोपोलॉजी। जैसे आपका गूगल होम पेज है, जैसे आपका क्या है गूगल होम पेज है, तो इसके थ्रू आप कई नेटवर्क से डायरेक्टली कनेक्ट हो जाते हैं, किसी वेबसाइट पे लिंक कर सकते हैं, वीडियो को प्ले कर सकते हैं। तो ऐसी टोपोलॉजी को हम क्या नाम देते हैं, मैश टोपोलॉजी। अब इसके बाद अब हमारा आज जो आता है, जो हमारे टॉपिक का नाम था कनेक्टिव डिवाइसेज। तो कनेक्टिव डिवाइसेज में हम सबसे पहले देखते हैं, तो हमारे सामने जो कौन सी टेक्नोलॉजी सबसे ज्यादा चर्चा का विषय होती है वो है वायरलेस टेक्नोलॉजी। होता क्या है कि आज की दुनिया में हम देखें तो पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी हमें आसपास कैसी दिखने लगी है, वायरलेस टेक्नोलॉजी। क्योंकि वास्तव में जब हम तार का उपयोग करते हैं तो भाई भले ही तार से कम्युनिकेशन ज्यादा फास्ट होता है, लेकिन एक्चुअल में उसमें कई सारे बैरिकेड्स होते हैं, कई सारी रुकावटें होती हैं, और वो रुकावट उन्हें आगे बढ़ने से हमेशा रोकती है। तो हम वास्तव में देखें तो जो वायरलेस टेक्नोलॉजी है, ये देखिए साफ साफ क्या बता रहा है कि ये केबल का खर्चीली होती है। जाहिर सी बात है भाई कि जब हम केबल इधर से उधर बिछाएंगे तो एक हमें अच्छा खासा उस पर खर्चा होगा, और सबसे बड़ी बात कि हमें उसके मेंटेनेंस की भी समस्या आती है। हमें किसकी समस्या आती है, तो ये किसकी समस्या आएगी भाई, मेंटेनेंस की। विभिन्न कंप्यूटर को नेटवर्क से जोड़ने के लिए वायरलेस टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जा रहा है। आजकल हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी वायरलेस टेक्नोलॉजी सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बनी होती है। और इसका कारण क्या होता है कि फिजिकल तार या तो हम कहें कि आदमी पसंद भी नहीं करता है, हम चाहते हैं कि इजीली पोर्टेबल हो, हम यहां से वहां अपने उपकरण को ले जाएं और हमें डायरेक्टली उससे कनेक्ट ना रहना पड़े। तो जो वायरलेस टेक्नोलॉजी है उसमें तार का उपयोग नहीं होता। लेकिन ये कैसे संभव है, क्योंकि सिग्नल भेजने के लिए हमें फिजिकल कभी ना कभी तार की जरूरत तो पड़ती है। तो देखिए इसमें हम क्या करते हैं कि वास्तव में ऐसा हम क्यों पॉसिबल कर रहे हैं, क्योंकि जिससे आप कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, आपका जो ट्रांसमीटर है वो रेडियो वेव्स को या अवरक्त किरणों को उत्सर्जित करता है, और कम दूरी के नेटवर्क, इससे हम ज्यादा दूरी तक नहीं जा सकते, कुछ ना कुछ उसकी रेंज फिक्स होती। तो आपने क्या किया कि वायरलेस टेक्नोलॉजी में जो हमारा ट्रांसमीटर था उससे हमने कौन से सिग्नल्स को प्रसारित किया है, रेडियो सिग्नल्स को, या हमने किसको प्रसारित किया है, इंफ्रारेड्स को। और जब ये चीजें आगे जाकर ट्रांसमिट होती हैं तो बेटा एक कम दूरी का नेटवर्क अपनी जगह पर स्थापित कर लेती हैं। अब जो उस रेडियस में या जो उस एरिया में कवर करेगा वो उसका उपयोग कर सकता है, या हम कहें तो इंफॉर्मेशन उस पर्सन तक पहुंच जाएगी। इसके बाद अब हम अगला देखते हैं। तो देखिए वायरलेस टेक्नोलॉजी कितने प्रकार की होती है। अगला हमें क्या देखने को मिलता है कि जो वायरलेस टेक्नोलॉजी है वो कितने प्रकार की होती है। तो ये आपने काफी कॉमन सी चीजें होती हैं। वाईमैक्स टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है, WLL ब्लूटूथ डिवाइस सबसे ज्यादा आप लोग यही इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि आप अपने कान में हेडफोन्स लगा लेते हैं, कोई वायर नहीं रहता, फिर भी मोबाइल में जो प्ले हो रहा है, लैपटॉप में जो प्ले हो रहा है, वो आपके कानों तक आवाज पहुंच जाती है, क्योंकि आपके मोबाइल में भी आपको ब्लूटूथ ऑन करना होगा। तो जो ब्लूटूथ आप उसमें ऑन करते हैं वो क्या करेगा, रेडियो सिग्नल्स को प्रेषित करेगा या इंफ्रारेड को प्रेषित करेगा, और आपके कान में जो आप डिवाइस लगाओगे वो डिवाइस भी उसको रिसीव करेगी सिग्नल्स को, और बेटा उसे ट्रांसमिट चेंज कर देगी, तो आप उस ऑडियो को सुन सकते हैं। सेम ऐसे ही आजकल कीबोर्ड वगैरह वायरलेस आने लगे, लेकिन उसके लिए भी देखिए आपके लैपटॉप में, कंप्यूटर में ब्लूटूथ डिवाइस होनी चाहिए, और फिर आपका कीबोर्ड है उसमें एक प्रॉपर रिसीवर होना चाहिए। तो ये सब कुछ कैसे पॉसिबल हुआ है, क्योंकि हम जो डेटा होता है उसे हम सिग्नल्स को किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, आइदर रेडियो वेव्स में और इंफ्रारेड वेव्स में। क्लियर हुई बात। तो देखिए इसमें ब्लूटूथ, वाईफाई सभी को पता है, आजकल वाईफाई मॉडेम हम लगा देते हैं और बढ़िया पूरे कमरे में उसके सिग्नल्स आ रहे हैं, आप उसको ऑन कीजिए, अपनी डिवाइस में वाईफाई ऑन किया, उसने कैच किया, आपकी बल्ले बल्ले। वायरलेस एक्सेस पॉइंट, ये सब बेटा याद रखिए, ये सब पूरी टेक्नोलॉजी के टाइप्स हैं जिनमें हम तार, फिजिकल वायर का उपयोग नहीं करते हैं, और इसी के थ्रू हमारे सिग्नल्स हमारे रिसीवर तक पहुंच जाते हैं और हम अपना काम आवश्यक अनुसार करते रहते हैं। क्लियर हुई ये बात। चलिए अब हम देखते हैं इसके बाद कनेक्टिविटी डिवाइसेज। अब देखिए कौन कौन सी डिवाइसेज हैं जो कनेक्टिविटी या जो नेटवर्क है या डेटा है हम एक जगह से दूसरी जगह संचारित कर रहे हैं तो उनको आपस में जोड़ने में काम आती है। तो देखिए पढ़ते हैं, कनेक्टिविटी उपकरण नेटवर्किंग में किसी नेटवर्क या इंटर नेटवर्क को बनाने के लिए उपयोग किए जाते हैं। यहां पर हम प्रमुख कनेक्टिविटी उपकरणों का अध्ययन करेंगे। चलिए देखते हैं कौन कौन से होते हैं, इन सब की हम स्टडी करने वाले हैं अभी। जैसे मॉडेम, याद करिए जो आपके इंटरनेट की डिवाइस होती है वही तो हमारा क्या होता है, मॉडेम।
रिपीटर, रिपीटर का मतलब होता है बेटा एम्पलीफायर, जो बेटा आपके सिग्नल्स को और आगे बढ़ाते जाते हैं। रिपीटर। हब, हम एक नेटवर्क में एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट रख देते हैं और उसी में आकर सभी स्विचों को जोड़ दिया जाता है तो एक हब नेटवर्क बन जाता है। ब्रिज, जो बीच में एक कनेक्टिंग वाला पार्ट करता है। राउटर, ये भी कई मल्टी सॉकेट को ही दिखाता है। स्विच, आपके यूएसबी पोर्ट वगैरह हम स्विच इस्तेमाल करते हैं। बी राउटर, ये क्या है कि आपका राउटर क्या करता है कि राउटर और ब्रिज दोनों को मिलाकर बनता है, ब्रिज और राउटर मिला दिया तो ये क्या बन जाता है, बिराउटर। और गेटवे, जैसे आप पेमेंट गेटवे का इस्तेमाल करते हैं, एक सिग्नल को दूसरे सिग्नल में कन्वर्ट कर देते हैं तो ये आप दूसरी जगह दूसरे नेटवर्क में इंटरफेयर कर देते हैं तो यही सिस्टम क्या बन जाता है, गेटवे। चलिए हम डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखिए तो किसकी बात करते हैं, मॉडेम। आपने जरूर इस प्रकार से एक दो एंटीना लगे हुए बेटा मॉडेम को कहीं ना कहीं देखा होगा। और मॉडेम वास्तव में दो शब्दों से मिलकर बना होता है और एक किससे बना होता है, मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर प्लस डीमॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर को एक साथ ही हम क्या नाम देते हैं, मॉडेम। एम ओ का मतलब क्या हुआ है, मॉड्यूलेटर, और डैम का मतलब क्या हुआ है, डीमॉड्यूलेटर। एक्चुअल में होता क्या है कि मॉड्यूलेटर जो प्रोसेस होती है ये डिजिटल सिग्नल को किसमें कन्वर्ट करती है, एनालॉग सिग्नल। और जो डीमॉड्यूलेटर होता है वो एनालॉग को किसमें कन्वर्ट करता है बेटा, डिजिटल सिग्नल में। तो देखिए सीधी सी बात है कि इसमें जो हमारी डिजिटल सिस्टम होता है, डिजिटल सिस्टम का मतलब वही होता है जीरो और वन के रूप में। डिजिटल मतलब आपकी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, जिसमें आप स्विच ऑफ ऑन के रूप में, बाइनरी सिस्टम या पहले और भी चलते थे, जीरो और वन डिजिट्स के रूप में। तो सबसे पहले हमारी जो जानकारी है वो इनक्रिप्ट किसके फॉर्म में है, डिजिटल फॉर्म में। और डिजिटल का मतलब है कि जो हमारा संदेश है वो किसके रूप में सेव है बेटा, जीरो वन डिजिट्स के रूप में। और इसी डिजिट्स को ही हम क्या बुलाते हैं, डिजिटल सिग्नल। अब क्या है कि जब हम इस जानकारी को या इस डेटा को जो हमने डिजिटल रूप में बनाया है अब हम दूसरी जगह भेजना चाहते हैं तो हम उसे किस में कन्वर्ट करेंगे, एनालॉग सिग्नल। एनालॉग का मतलब होता है बेटा इलेक्ट्रॉनिक्स के फॉर्म में या सिग्नल्स के फॉर्म में या जो तरंगें होती हैं उनके फॉर्म में। तो मॉड्यूलेटर क्या करेगा कि डिजिटल सिग्नल को किस में कन्वर्ट करेगा, एनालॉग सिग्नल। और वहीं रिपीट में इसके पास कोई एनालॉग सिग्नल आता है तो ये एनालॉग सिग्नल को फिर से किस में बदल देगा बेटा, डिजिटल सिग्नल में। और दोनों को मिला के ही कंबाइंडली हम क्या नाम देते हैं, मॉडेम। मॉडेम डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल्स में, एनालॉग सिग्नल जैसे कि टेलीफोन लाइन में भेजे जाते हैं, और एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल में बदलने का कार्य करता है। और ऐसी ही यूनिट को हम क्या नाम देते हैं, मॉडेम नाम देते हैं। क्लियर है, यही मैं आपको समझा चुका हूं। इसके बाद हम अगला देखते हैं तो मॉडेम जनरली कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है इंटरनल मॉडेम और दूसरा होता है एक्सटर्नल मॉडेम। अब हम देखिए फिर से बात करते हैं कि जो मॉडेम होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है इंटरनल और एक होता है बेटा एक्सटर्नल। यदि हम वास्तव में बात करें तो जो इंटरनल मॉडेम होते हैं, इंटरनल मॉडेम होते हैं एक कंप्यूटर के अंदर इनबिल्ट किए जाते हैं। एक कहां पर इनबिल्ट होते हैं बेटा, कंप्यूटर के अंदर ही हम इन्हें सर्किट पर इम्प्लांट कर देते हैं या सर्किट में हम इन्हें क्या कर देते हैं, प्लग इन कर देते हैं, जिससे कि डिवाइस कहां रहेगी, कंप्यूटर के अंदर। जबकि जो एक्सटर्नल डिवाइस होती है एक कंप्यूटर के कहां होती है, बाहर होती है। ये वाली डिवाइस हमें कहां मिलेगी, कंप्यूटर के बाहर। तो याद रखिए जो कंप्यूटर के अंदर डिवाइस इस्तेमाल की जाती है वो हमारी कौन सी आती है, इंटरनल। और जो कंप्यूटर के बाहर डिवाइस इस्तेमाल की जाती है उसे हम क्या बुलाते हैं बेटा, एक्सटर्नल मॉडेम। एक्चुअल में बॉक्स टाइप का रहता है और जो कंप्यूटर से कहां पर कनेक्ट किया जाएगा बेटा, बाहर, या हम उसे बाहर फिजिकली तौर पर रख सकते हैं। वहीं हम देखते हैं कि मॉडेम को ट्रांसमिशन तकनीकी के आधार पर कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है, दो, सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस। अब क्या है कि जब हमारे मॉडेम जब ट्रांसमिशन सिग्नल को आगे प्रेषित कर रहे हैं, सिग्नल को आगे प्रेषित या आगे भेजना ही क्या कहलाता है, ट्रांसमिशन। तो इस आधार पर हमने अगेन इन्हें फिर कितने भागों में बांटा है, दो, सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस। एक्चुअल में होता क्या है कि जो सिंक्रोनस होता है, देखिए सबसे पहले मैं किसकी बात कर रहा हूं, सिंक्रोनस, या इसी को हम हिंदी में क्या नाम देते हैं, सममित।
तो जो सममित बॉक्स होता है बेटा, या जो सिमेट्री हमारी मॉडेम होती है, सिंक्रोनस मॉडेम होता है, ये क्या करता है कि जो भी आपके पास डेटा होता है ये उसे किस में कन्वर्ट करेगा, फ्रेम में, एक फ्रेम के फॉर्म में भेजता है, या ये किसके फॉर्म में भेजेगा, बॉक्स के फॉर्म में। तो वास्तव में इसमें डेटा किस किस रूप में जाएगा, या तो फ्रेम के रूप में, या किस रूप में जाएगा, बॉक्स के रूप में। और एक्चुअल में तकनीक बेटा कैसी होती है, काफी फास्ट होती है। याद रखिए ये तकनीक कैसी होती है, तेज होती है। तो सबसे पहली बात की जो सिंक्रोनस मॉडेम होते हैं वो आपके डेटा को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, फ्रेम और बॉक्स के रूप में आगे प्रेषित करते हैं। वही हम देखते हैं दूसरा हमारा क्या है बेटा, एसिंक्रोनस। एसिंक्रोनस क्या करेगा, एसिंक्रोनस, अब जो एसिंक्रोनस मॉडेम है ये क्या करता है कि जो आपका डेटा होता है ये इसे किसके रूप में ट्रांसमिट करेगा, बिट्स के फॉर्म में। बिट्स जो हमारे कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है तो उसे किस में फॉर्मेट करेगा बेटा, मशीनी लैंग्वेज में, या बिट्स के रूप में आगे बढ़ाता है। तो क्या है कि या तो ये बिट्स के रूप में आगे बढ़ाएगा या उनको वर्ड या शब्दों के रूप में आगे बढ़ाएगा। इसी कारण इनकी स्पीड कैसी हो जाती है, धीमी। तो देखिए सबसे पहली बात कि मॉडेम ट्रांसमिशन ये आगे ट्रांसमिट कैसा कर रहा है, तो इस आधार पर हम इन्हें कितने भागों में बांटते हैं, दो। देखिए मैं इनमें दोनों में डिफरेंशिएट कर देता हूं। जैसे कि हमारा ए वाला पार्ट किसका था बेटा, ए हम किसके बारे में पढ़ रहे थे, हमारा सीधा सीधा सा ए किसके मामले में था, तो ए था हमारा इंटरनल और एक्सटर्नल। जो इंटरनल होते हैं वो कैसे होते हैं, कंप्यूटर के अंदर सर्किट के रूप में प्लग इन होते हैं, और जो एक्सटर्नल होते हैं ये मॉडेम कहां लगे होते हैं, कंप्यूटर्स के बाहर। वहीं जो सिंक्रोनस मॉडेम होते हैं इनकी हमें क्या क्वालिटी देखने को मिलती है कि इसमें डेटा कैसा जाता है, फ्रेम के फॉर्म में, बॉक्स के रूप में, स्पीड हमें कैसी मिलती है, तीव्र। और जबकि एसिंक्रोनस में डेटा कैसा जाएगा, बिट्स के फॉर्म में जाएगा, और इसकी स्पीड हमें कैसी मिलने वाली है, स्लो। तो वापस पूरी बात पर आते हैं। मॉडेम का मतलब ही क्या था, मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर, जो आपके डिजिटल सिग्नल को एनालॉग और एनालॉग को वापस डिजिटल में कन्वर्ट करता है। यही डिवाइस हमारी क्या कहलाती है भाई, यही कहलाती है मॉडेम। फिर हमने क्या देखा कि मॉडेम कितने टाइप के हो सकते हैं, तो बेटा अलग अलग इनका क्लासिफिकेशन रखा जाता है। यदि हमारा मॉडेम कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल किया जाता है तो इंटरनल मॉडेम हो गया, बाहर की तरफ रखा जाए तो एक्सटर्नल हो गया। ट्रांसमिशन स्पीड, एक तरफ मॉडेम यदि किसके रूप में भेजता है बेटा, एक बॉक्स के रूप में या एक फ्रेम के रूप में डेटा भेजता है तो वो कैसा है, सिंक्रोनस। और यदि एक बॉक्स के रूप में ना भेजकर एक केबल और केबल किसके रूप में भेज रहा है, डायरेक्टली बिट्स के फॉर्म में, तो इसकी स्पीड स्लो हो जाती है और ये हो जाता है हमारा एसिंक्रोनस मॉडेम। इसके बाद अब हम आगे देखते हैं, तो अभी मॉड्यूलेशन लिखा हुआ है कि मॉड्यूलेशन कितने प्रकार का होता है। तो देखो कभी भी हमारी निम्न आवृत्ति की तरंगों को उनमें ह्रास होने के कारण बहुत लंबी दूरी तक नहीं भेजा जा सकता। देखिए फैक्ट बात है, जिनकी लो फ्रीक्वेंसी है, जिनकी निम्न आवृत्ति है, ऐसी तरंग हमारी ज्यादा दूरी कवर नहीं कर पाती। लेकिन अब हमें उन्हें ज्यादा दूरी तक भेजना है तो हम क्या करते हैं कि उन्हें किसी दूसरी तरंग के ऊपर अधिरोपित कर देते, या कहें तो सरल भाषा में उन्हें आपस में मिक्स कर देते। तो क्या है कि हाई फ्रीक्वेंसी की तरंग तो आगे जा ही सकती है और हमने उसको उसके साथ इनपुट कर दिया, तो अब वो उसी के हाई फ्रीक्वेंसी के साथ आगे बढ़ गई और जहां तक हमें पहुंचाना था अब वो डिवाइस क्या करेगी, हाई फ्रीक्वेंसी को अलग कर देगी और जो लो फ्रीक्वेंसी थी उसको यूटिलाइज कर दिया, तो आपकी बल्ले बल्ले हो गई। तो वास्तव में चलिए पूरी बात पढ़ते हैं कि मॉड्यूलेशन क्या होता है कि आपने जब कभी लो फ्रीक्वेंसी की वेव्स को उनमें ह्रास होने के कारण लंबी दूरी तक नहीं भेजा जा सकता, लेकिन हम चाहें तो उन्हें हाई फ्रीक्वेंसी की तरंगों पर क्या कर सकते हैं, देखिए अधिरोपित कर सकते हैं। हमने उनके ऊपर ओवरलैप कर दिया और ऐसा करके हम इन सिग्नल्स को दूर तक भेज सकते हैं और यही प्रोसेस क्या बन जाती है, मॉड्यूलेशन। हाई फ्रीक्वेंसी क्या होती है, जिनमें बेटा हमारी पर सेकेंड रिपीटेशंस काफी ज्यादा होते हैं, और लो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, जिनके पर सेकेंड रिपीटेशन कैसे होते हैं, कम। तो आपने इस तरंग को इस तरंग के साथ अधिरोपित कर दिया, तो यही प्रोसेस क्या कहलाती है, मॉड्यूलेशन। और डीमॉड्यूलेशन क्या होगा, तो जाहिर सी बात है कि आप इस फ्रीक्वेंसी को लो फ्रीक्वेंसी से अलग कर दोगे और लो फ्रीक्वेंसी यूटिलाइज हो गई, तो यही प्रोसेस क्या बन जाएगी, डीमॉड्यूलेशन। अब हम देखते हैं मॉड्यूलेशन के प्रकार। तो भाई मॉड्यूलेशन कितने प्रकार का होता है, पल्स मॉड्यूलेशन,
वेव मॉड्यूलेशन, चलिए देखते हैं क्या क्या मिलता है हमें इसमें। तरंग मॉड्यूलेशन या इसी को हम क्या बुलाते हैं, वेव मॉड्यूलेशन। जब हम वेव मॉड्यूलेशन देखते हैं, अभी पल्स वाला हमें आगे मिल जाएगा, तो इसमें कहा जाता है कि यह वाहक तरंगों के गुण, आघात, आवृत्ति, कला में से किसी एक को सूचना तरंग के अनुरूप में बदल देती है। ये आघात नहीं बेटा, इधर सही शब्द है आपका आयाम। आयाम का मतलब ही क्या होता है, एम्पलीट्यूड। क्या होता है कि जब आप किसी सिग्नल्स को भेज रहे हैं और हम उन्हें कैसा बदल रहे हैं, उनके या तो आयाम में परिवर्तन करते हैं, या उनकी आवृत्ति में परिवर्तन करते हैं, या उसके फेज में, कला में परिवर्तन कर देते हैं। देखिए अब ये सब होता क्या है, तो देखो एक छोटी सी तरंग में आपको बता दूं कि मान लीजिए यदि हमारी एक कैसी तरंग है बेटा, ट्रांसवर्स मतलब अनुप्रस्थ तरंग है, तो एक सेकंड में होने वाली रिपीटेशंस या एक सेकंड में होने वाली पुनरावृत्ति वही कहलाती है आवृत्ति। याद रखिए, एक सेकंड में होने वाली रिपीटेशंस को ही हम क्या नाम देते हैं, आवृत्ति। और अगली बात याद रखिए कि जैसे ये तरंग जा रही है तो किसी भी तरंग का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, किसी भी तरंग का अधिकतम विस्थापन, ये जो अधिकतम विस्थापन होता है यही कहलाता है आयाम। इसी को हम क्या नाम देते हैं, एम्पलीट्यूड। फिर से दोबारा समझिए, एक सेकंड में होने वाली रिपीटेशन, मान लीजिए कि एक तरंग है और एक सेकंड में 200 बार 300 बार, या हम इसमें देखें तो गीगाहर्ट्ज होती है, तो एक सेकंड में जो फ्लक्चुएट कर रही है, तो एक सेकंड में कितनी बार फ्लक्चुएट कर रही है वो उसकी क्या बन जाएगी, फ्रीक्वेंसी। वहीं हम क्या देखते हैं कि किसी भी हम तरंग जब ऊपर नीचे हो रही है तो ये मैक्सिमम कितना ऊपर नीचे जाती है, ये इसका क्या बन जाता है, आयाम। और वहीं पर हम इसमें तीसरा पॉइंट देखते हैं कि किसी भी क्षण किसी तरंग की जो पोजीशन होती है, किसी भी क्षण किसी तरंग की जो स्थिति होती है, इसकी जो पोजीशन होती है, यही इसकी क्या कहलाती है, कला। एक तरंग में अनंत कलाएं हो सकती हैं, इनफाइनाइट फेजेज हो सकते हैं, क्योंकि किसी भी क्षण तरंग की स्थिति, उसकी ऊर्जा, उसकी पोजीशन, ये सब क्या कहलाती है, कला। तो यदि हम तरंगों के इन गुण के साथ खेलते हैं कि यदि हम आयाम के साथ इंटरफेयर करते हैं, आयाम में परिवर्तन लाते हैं, या हम तरंग की रिपीटेशंस, आवृत्ति में कुछ चेंजेस करते हैं, या तीसरा हम उसके कला के साथ कुछ चेंज करते हैं, तो ऐसे सिस्टम को ही हम क्या बुलाते हैं, वेव मॉड्यूलेशन। क्योंकि आपने सीधा सीधा किसमें चेंजेस लाए हैं, आप वेव या तरंग के जो बेसिक फीचर्स थे या उसकी जो आधारभूत घटक थे, आपने उसमें परिवर्तन किए। देखते हैं भाई क्या क्या है। यह वाहक तरंगों के गुण जैसे आयाम, आवृत्ति, कला में से किसी एक को सूचना तरंग के अनुरूप, सूचना मतलब कि जो हमारी इंफॉर्मेशन जा रही है हम उसके अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर रहे हैं। तो बेटा ये कितने प्रकार का मिलता है, 3 प्रकार का। पहला हम देखते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। तो जाहिर सी बात है कि मैं समझा ही चुका हूं, है क्या, बस पढ़ देता हूं जल्दी से। इस तरंग में सिर्फ सूचना तरंग का क्या बदला जाता है, आयाम बदल देते हैं। क्या है कि जो सिग्नल हमारी लंबी दूरी तक जा सकता है हमें उसका आयाम पता है। अब आपने क्या किया कि जिस इंफॉर्मेशन को या जिस डेटा को आप भेजना चाहते हैं, हमने उसके आयाम को बढ़ा दिया या घटा दिया, या आपने उसमें जो भी परिवर्तन किया, लेकिन कुल मिलाकर आपने फ्रीक्वेंसी में छेड़छाड़ नहीं की, केवल हमने क्या बदला है, आयाम। जैसे कि आप अपना जब किसी को आवाज देते हो तो हम बेटा ऐसा करके क्या बढ़ाते हैं, अपनी ध्वनि का आयाम बढ़ा देते हैं, और जिससे हमारी आवाज दूर तक चली जाती। तो ऐसे ही जब हमने तरंगों से ऐसी खिलवाड़ किया कि जिससे हमने इंफॉर्मेशन जो वेव थी उसके एम्पलीट्यूड में चेंजेस कर दिया, तो बेटा यही मॉड्यूलेशन क्या हो जाता है, आयाम मॉड्यूलेशन हो जाता है। परंतु आवृत्ति एवं कला ये नियत नहीं बेटा, सही वर्ड क्या होता है, नियत। कि आखिर जो फ्रीक्वेंसी होती है और जो फेज होती है वो कैसी बनी रहती है, कांस्टेंट बनी रहती है। इसका उपयोग ध्वनि तरंगों के प्रसारण में किया जाता है। देखिए सबसे अच्छा हम इसका उपयोग किस में कर सकते हैं, ध्वनि तरंगों के टेलीकास्ट। ध्वनि तरंग जैसे आपका रेडियो चलता है या जो आवाज आगे बढ़ती है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी को हम बेटा किस में चेंज कर देते हैं, आयाम मॉड्यूलेशन में। इसमें शोर अधिक होता है। जैसे आप रेडियो वगैरह सुनिए तो जब उसमें हमारे सिग्नल आपस में मैच नहीं होते तब खिच 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 सुनाई देती है। तो इसमें क्या है कि जो नॉइज होता है उसका प्रोडक्शन ज्यादा हो जाता है और वही हमें सुनाई देता है। अगला हम देखते हैं इसके बाद, अब किसकी फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहे हैं बेटा, अब हम फ्रीक्वेंसी में बदलाव कर रहे हैं।
वाहक तरंगों की आवृत्ति को सूचना तरंग की आवृत्ति के आधार पर बदला जाता है। अब हम क्या करते हैं कि भाई जो हमारी इंफॉर्मेशन थी या जो हमारा डेटा था जिसे हम आगे भेजना चाहते हैं और हमने उसमें किसमें परिवर्तन किया है, अब उसकी फ्रीक्वेंसी में, अब हम किसमें परिवर्तन ला रहे हैं, उसकी आवृत्ति में। तो जब आप इसकी आवृत्ति में परिवर्तन लाते हैं तो बेटा ऐसे परिवर्तन को हम क्या बुलाते हैं, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। और इसमें क्या रहेगा, आपका एम्पलीट्यूड और फेज दोनों कैसे रहते हैं, नियत रहते हैं। इसमें आयाम और कला ये दोनों कैसे बने रहेंगे, कांस्टेंट बने रहेंगे। क्लियर हुई इतनी सी बात। इसकी बैंडविड्थ अधिक व शोर कैसा होता है, कम। इसमें जो रेंज हमें मिल जाती है बैंडविड्थ या जो बेटा भाई तरंगों की चौड़ाई होती है, ज्यादा रेंज कवर हो जाती है, वो अधिक मिलता है और शोर कैसा हो जाता है, कम मिलता है। इसके बाद यदि आप तरंगों के फेज में चेंज करते हैं, यदि कला को सूचना तरंग के आधार पर बदला जाता है जबकि आयाम और आवृत्ति नियत रहती है, जैसे कि लिखा हुआ है बेटा इसका प्रयोग वाईफाई और टेलीविजन सिग्नल ट्रांसमिट करने में किया जाता है। तो मतलब हमारे कमरों में जो वाईफाई टेक्नोलॉजी होती है वो किस मॉड्यूलेशन पर काम करती है, फेज मॉड्यूलेशन पर। जबकि बेटा हमारे जो दूसरे प्रकार की आवृत्ति चेंजिंग सिस्टम होता है, जो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन होता है, इसमें हम अपने जो वायरलेस टेक्नोलॉजी होती है उस पर काम करते हैं, क्योंकि इसमें चीजें आगे अच्छे से बढ़ जाती हैं। और वहीं पर हमने देखा था कि हमें केवल ध्वनि तरंगों को आगे बढ़ाना है, रेडियो वगैरह आगे बढ़ाना है, तो उसमें हम किसका इस्तेमाल करते हैं, आयाम फ्रीक्वेंसी चेंज करते हैं। अब हम इन सब की बात देखते हैं। अगला तो जो हमारा बेटा जो टाइप था पल्स मॉड्यूलेशन, एक कौन सा मॉड्यूलेशन था, वेव मॉड्यूलेशन, और दूसरा कौन सा है, पल्स मॉड्यूलेशन। चलिए भाई इसमें पढ़ते हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे कि वाहक तरंगों की पल्स को सूचना के आधार पर परिवर्तित कर दिया जाता है। जो हमारी कैरियर वेव्स हैं, जो आपकी इंफॉर्मेशन को अपने साथ लेकर जाने वाली है, हम उसमें पल्सेशन या उसका जो फ्लैक्चुएशन होता है उसमें सूचना के आधार पर अलग अलग प्रकार से परिवर्तित कर दिया जाता है। और इसका इस्तेमाल नॉर्मली हम किसके लिए करते हैं, डिजिटल संकेतों के लिए। डिजिटल का मतलब होता है कंप्यूटर का डेटा, जो हमारे कंप्यूटर की फाइल्स को हम इधर से उधर पहुंचाते हैं। तो ये जो डिजिटल सिग्नल्स हमारे होते हैं ये सब वास्तव में कैसे होते हैं, पल्स मॉड्यूलेशन पर काम करते हैं। अब इसमें भी हमें वही देखने को मिलता है। पहला हमारा क्या मिलता है, पल्स आयाम मॉड्यूलेशन, मतलब इसमें हम पल्स के एम्पलीट्यूड में बदलाव करेंगे। इसमें पल्स एक क्या लिख दिया है, इसमें पल्स आयाम सूचना तरंग के विभव के अनुसार चेंज किए जाते हैं। देखिए एम्पलीट्यूड ही चेंज किया है। अगला क्या है, पल्स विडल। विडल का मतलब क्या होती है, चौड़ाई। इसमें पल्स के समय उसकी चौड़ाई सूचना तरंग के विभव के आधार पर, इसमें हम क्या करते हैं कि जो हमारा डेटा है उस डेटा को जब हम कन्वर्ट कर रहे हैं या इधर से उधर ट्रांसमिट कर रहे हैं, तो इसमें हम क्या है कि उसकी डेटा की चौड़ाई के आधार पर विभव में चेंज करोगे तो चौड़ाई बदल जाती है, और यही हमारा क्या बन जाता है, पल्स वाइडल मॉड्यूलेशन। तीसरा हम क्या देखते हैं, पल्स स्थिति मॉड्यूलेशन। इसमें हम क्या करेंगे, जैसे आयाम अधिक हो गया है तो फिर हम पल्स की पोजीशन में बदलाव करते चलते हैं। इससे आपके सिग्नल्स थोड़े स्लो हो जाते हैं लेकिन पहुंचते जरूर है। वहीं हम देखते हैं पल्स कोड मॉड्यूलेशन। इसमें क्या होता है, डिजिटल सूचना के मॉड्यूलेशन के लिए किया जाता है। इसमें क्या हुआ कि आपकी जो डिजिटल सूचना थी अब हम उसे किस में चेंज कर रहे हैं, एनालॉग में कन्वर्ट करने वाले हैं। तो ये हमारा क्या बन जाता है, पल्स कोड मॉड्यूलेशन लिखा हुआ है। इसमें सोर्स इनकोड द्वारा बाइनरी में बदल दिया जाता है। डिजिटल को आपने किस में कन्वर्ट कर दिया है, एनालॉग में। चलिए अब हम आते हैं रिपीटर। तो देखिए इसमें आपको एक रिपीटर के फॉर्मेट में एक डिवाइस दिख रही होगी। इसमें आपको कई सारे सॉकेट्स दिखाई दे रहे हैं। तो देखिए रिपीटर का मतलब क्या होता है कि जो इसके पास सिग्नल आते हैं वो उन्हें और आगे कन्वे करता चलता है, और यही पद्धति हमारी क्या कहलाती है, रिपीटर, कि जो उसके पास आया उसने उसी को आगे ट्रांसमिट कर दिया, तो यही क्या बन जाता है, रिपीटर। देखिए भैया इसमें क्या होता है। अब हम देखते हैं भाइयों कि इसमें क्या है, रिपीटर एक प्रकार का डिजिटल एम्पलीफायर होता है। देखिए वही बात है, एम्पलीफायर का मतलब ही क्या होता है, क्या है कि हम देखते हैं कि हमारे डिवाइस के पास जितने सिग्नल्स पहुंच रहे हैं वो सिग्नल थोड़े से कैसे हो गए, वीक हो गए। तो हमने इस वीक सिग्नल को बढ़ा दिया और इसे हमने आगे एक नए सिरे के रूप में नई मशीन पर या नई डिवाइस की ओर ट्रांसमिट कर दिया, तो सभी के ऊपर प्रॉपर सिग्नल पहुंच गए। क्या है कि इसमें क्या होता है कि हम
जनरली जिस सूचना को भेजना चाहते हैं हमने अपनी इंफॉर्मेशंस को इसमें रख दिया। ये डिवाइस क्या करेगी कि आपकी जो डेटा है उसको एम्पलीफाई कर देगा। जो आपके सिग्नल्स आ रहे हैं ये उनकी आवृत्ति, उनकी ताकत, उनकी ऊर्जा उनको फिर से बढ़ा देगा। और जब इसने बढ़ा दिया तो अभी जो सिग्नल केवल एक जगह पहुंच सकता था अब वो नई कई प्रकार की डिवाइसों पर जा सकता है। ऐसी इंस्ट्रूमेंट को हम क्या नाम देते हैं? रिपीटर, विच रिपीट समथिंग एंड नॉट ओनली रिपीट, ये क्या करता है? उसे एम्पलीफाई भी कर सकता है, प्रवर्धित भी कर सकता है। रिपीटर एक प्रकार का डिजिटल एम्पलीफायर होता है जो नेटवर्किंग के OSI रेफरेंस मॉडल का फिजिकल लेयर, ये तो टेक्निकल बातें हो गई लेकिन इसका मुख्य काम यही होता है, फिजिकल लेयर पर कार्य करता है। इस सिग्नल को रीजनरेट करता है। देखिए जैसे आपके पास सिग्नल आए थे इसने उन्हीं को फिर से दोबारा नए सिरे से पैदा कर दिया। जो चीज आई थी उसकी बेसिक क्वालिटी को एक नए फॉर्मेट में बदल दिया जिससे वह अब ज्यादा दूरी तक ट्रांसमिट किया जा सकता है। जो अभी जा रहा था वो इतनी लॉन्ग डिस्टेंस कवर नहीं कर रहा था, लेकिन जब आपने उसमें चेंजेस कर दिए तो अब ये लंबी दूरी तक भी जा सकता है। क्लियर हुआ? ये होते हैं हमारे रिपीटर्स। अब देखिए हब में क्या होता है कि आप एक सेंट्रल यूनिट से ही सभी को जोड़ देते। हब एक वायरिंग कॉन्स्टेंटर होता है जो नेटवर्क केबलिंग के लिए केंद्रीय जंक्शन बिंदु का कार्य करता है। अब क्या है कि भले ही आपको क्या करना है बेटा, समान रूप से, कई बार हमें लगेगा कि रिपीटर नहीं, ये रिपीटर नहीं है, हब है, क्योंकि हम अब जितने भी स्विच होते हैं पूरी इंफॉर्मेशन जिन जिन डिवाइसेस से हम आगे कन्वे करना चाहते हैं हम उससे एक सेंट्रल यूनिट से जोड़ देते हैं और अब यही यूनिट अलग अलग रूप में सभी के साथ जानकारी साझा करती है। लेकिन किसको कौन सी जानकारी साझा करनी है ये बेटा कौन बताएगा? हब। जबकि रिपीटर में ऐसा नहीं हो रहा था। रिपीटर हर जानकारी को आगे बढ़ाता है लेकिन हब क्या करेगा? उस पर चेक एंड बैलेंस करेगा। यही इन दोनों में सबसे बड़ा अंतर है। ये हर सूचना को आगे नहीं बढ़ने देगा, ये अपने आप में एक मदरबोर्ड की तरह काम करेगा कि हमें क्या आगे पहुंचाना है क्या नहीं पहुंचाना है। तो ये सब इस डिवाइस के बिना कैसे होगा? अछूते। उन डिवाइसेस की कम्युनिटी ही खत्म हो जाएगी, इसमें कम्युनिकेशन ही नहीं बढ़ेगा। जबकि रिपीटर तो क्या कर रहा था? सबको बराबर से ट्रांसमिट कर रहा था, लेकिन ये बराबर से ट्रांसमिट करने की बजाय अपने पास होल्ड करेगा और होल्ड करके फिर दोबारा ट्रांसमिट करेगा। हब एक वायरिंग कॉन्सेंट्रेटर होता है जो नेटवर्क केबलिंग के लिए केंद्रीय जंक्शन बिंदु का कार्य करता है। अब इससे जो सिग्नल जा रहे हैं अब आप चाहो तो उस पर फिर से एक रिपीटर लगा दो। देखिए आप इस पर एक रिपीटर लगाकर और कई जगह पर डेटा भेज सकते हैं। तो वास्तव में रिपीटर्स हो सकते हैं लेकिन रिपीटर्स भी किससे कनेक्ट होंगे बेटा? सेंट्रल बॉडी से, और वो सेंट्रल बॉडी क्या कहलाती है? हब। अब देखिए इसमें पैसिव हब होता है, एक्टिव हब होता है और इंटेलिजेंट हब होता है। जब हब केवल एक जॉइंट का काम कर रहा है, ज्यादा चेक एंड बैलेंस नहीं करता है, केवल जो आया आगे ट्रांसमिट कर दिया, तो बेटा वो क्या हो जाता है? पैसिव हब। लेकिन एक एक्टिव रूप से एम्पलीफाई कर तरंगों को, ऊर्जा, आवृत्ति को बढ़ाकर आगे बढ़ाता है, तो ये क्या है? एक्टिव हब। और वही इंटेलिजेंट हब कि कब उसे पैसिव में काम करना है कब उसे एक्टिव में काम करना है, तो वही क्या बन जाएगा? हमारा इंटेलिजेंट हब बन जाएगा। चलिए देखते हैं क्या कहता है आगे। ये लीजिए वही बात थी उसकी और कुछ ऐसा है भी नहीं उसमें बेटा। अब हमारे पास क्या आता है? ब्रिज। तो देखिए इसमें आपको क्या समझ में आ रहा होगा कि देखिए इधर क्या लगा हुआ है? हब। ये क्या है भाई? एक आपकी बेटा कनेक्टिंग डिवाइस हो गई और इसको दूसरे एक सेपरेट सिस्टम से जोड़ने का काम कौन कर रहा है? एक ब्रिज। ब्रिज का मतलब ही होता है कि जो एक पुल की तरह कार्य करता है। और देखिए इसमें हम क्या देख रहे हैं? ये आपकी एक टोपोलॉजी है। टोपोलॉजी हमने पहले भी पढ़ा है बेटा कि इससे आपके कई सिस्टम्स आपस में जुड़े हुए हैं। ये रिंग टोपोलॉजी है। वहीं पर ये आपका बेटा एक ईथरनेट सिस्टम है जिससे हमने आपस में डिवाइसों को जोड़ रखा है। अब इस पूरे सिस्टम से हमने किसकी सहायता से जोड़ा है? तो हमने ब्रिज की सहायता से जोड़ा है। ब्रिज एक नेटवर्किंग कंपोनेंट है जो नेटवर्क्स को आपस में सेपरेट रखता है, मिक्स नहीं करेगा। जब हम डिसाइड करेंगे कि भैया अब इधर से इधर कनेक्टिविटी होनी है तब तो होगी, नहीं तो ये दोनों ही पार्ट्स को आपस में क्या रखेगा? सेपरेट रखेगा। एक ऐसा अवयव है जो नेटवर्क्स को डिवाइड करता है, सेगमेंट्स में बांट के रखता है। ब्रिज OSI मॉडल की डेटा लिंक लेयर पर कार्य करता है, ये याद रखना है आपको। इसका उपयोग अलग अलग तरह के मीडिया को जोड़ने के लिए किया जाता है। बिल्कुल भाई, इधर अलग मीडिया थी, इधर अलग। UTP केबलिंग एवं फाइबर ऑप्टिक्स केबलिंग को जोड़ने कार्य करता है।
क्या है कि जो आपकी डिवाइस होती हैं वो एक नहीं कई अलग अलग काम करती हैं, जैसे ऑडियो भी दे रही हैं, वीडियो भी दे रही हैं और कोई दूसरा काम भी कर रही हैं। या जब आप और किसी जगह पर काम कर रहे हैं तो इन पूरे सिस्टम्स को आपस में मर्ज नहीं करने देना है, इनको सेपरेट करने का काम किसके द्वारा किया जाता है? ब्रिज की तरह से किया जाता है। ब्रिज सिग्नल्स को पुनः निर्मित तो करते हैं परंतु किसी भी तरह के प्रोटोकॉल को परिवर्तन नहीं करते, मतलब जैसी फ्रीक्वेंसी होती है वो उसी फ्रीक्वेंसी को बने रहने देते हैं और उसी रूप में उसे आगे कन्वे कर देंगे। अगला, ब्रिज को 3 तरह से विभाजित किया जा सकता है, लोकल ब्रिज, रिमोट ब्रिज और तीसरा कौन सा होता है? हमारा वायरलेस ब्रिज। फटाफट पढ़ते हैं आखिर में क्या है, क्योंकि बेटा इतना ज्यादा बहुत ज्यादा डिजिटल पार्ट ऐसा नहीं है, मतलब टिपिकल नहीं है, डिजिटल तो है लेकिन टिपिकल नहीं, इसीलिए मैं उस पर आगे स्विच पढ़ रहा हूं। देखिए सबसे पहले हम क्या देखते हैं? राउटर। सबसे पहले हमें अपने साथ क्या दिखता है? राउटर। यह एक ऐसा इंटर नेटवर्क डिवाइस है जो विभिन्न आर्किटेक्चर्स को जोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है, कई नेटवर्कों को आपस में जोड़ने में। देखिए आप सभी राउटर वगैरह किस में इस्तेमाल करते हैं? हमारे नेट वगैरह की सप्लाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और जाहिर सी बात है कि राउटर हमारी कैसी टेक्नोलॉजी होती है? ये होती है वायरलेस टेक्नोलॉजी। तो इसमें क्या होता है कि जब आपके पास ये अलग अलग आर्किटेक्चर्स, मतलब कई वेबसाइट लिंक है, कई सर्च इंजन लिंक्स हैं, इन सभी लिंक्स को आपस में एक प्रॉपर सही तरीका उपलब्ध करवाता है जिससे वो आपस में इंटरफेयर ना करें और उनकी कनेक्टिविटी बढ़ जाए। तो यही डिवाइस हमारी क्या कहलाती है? राउटर। देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि यह एक ऐसा इंटर नेटवर्क डिवाइस है। इंटर नेटवर्क का मतलब क्या होता है कि जो अलग अलग नेटवर्क है, लैन है, मैन है, बैन है, उन सबको आपस में इसने जोड़ दिया। या आपका कोई भी एनालॉग सिग्नल्स जो आपके घूम रहे थे इस एटमॉस्फेयर में या स्पेस में, अब ये कहीं भी है भाई, सीधी सी बात है, कोई भी टाइप ऑफ नेटवर्क हो सकता है। तो नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करने का काम जो डिवाइस करेगी वो डिवाइस हमारी कौन सी होती है? राउटर। इसके थ्रू हम क्या करते हैं? कई नेटवर्क्स को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। और यही तो होता है कि आपके कई सारी वेबसाइट्स www पर है, आपके और दूसरे सिग्नल्स हैं, ये सब आपस में क्या कर देता है? कनेक्ट कर देता है और एक ही जगह आपको इसकी उपलब्धता मिल जाती है। इसके द्वारा एक लॉजिकल नेटवर्क से दूसरे को पैकेट्स, इसमें इंफॉर्मेशन किस रूप में ट्रांसमिट होगी? तो हमेशा किसके रूप में ट्रांसमिट होगी? पैकेट्स के रूप में। वहीं हम देखते हैं राउटर्स का उपयोग उन इंटर नेटवर्क्स में किया जाता है जो टीसीपी, याद रखिए एक किस प्रकार के प्रोटोकॉल में काम आएगा बेटा? टीसीपी या आईएफ में प्रोटोकॉल सूट उपयोग करते हैं तथा जिनसे कि होस्ट व लैन्स कनेक्ट करते हैं, को डेडिकेटेड लिस्ड लाइन का उपयोग करके इंटरनेट से जोड़ने के लिए किया जाता है। देखिए आपके जो बिखरे हुए सिग्नल्स हैं और उनको हमें कहां पर उपलब्ध करवाना है? इंटरनेट लाइन पर। तो इसीलिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। सीधी सीधी बात है कि एक इंटरनेट डिवाइस है और जिसके थ्रू आप अपनी डिवाइस को पूरे इंटरनेट के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। क्लियर हुई ये बात? इसके बाद अब हम देखते हैं, अब बेटा राउटर्स ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शंस, यही बार बार लिखा हुआ है, रेफरेंस मॉडल की नेटवर्क लेयर पर कार्य करता है। अगला देखिए, अब हम देखते हैं स्विच। देखिए यही आप देख रहे हैं, ये क्या है? हमारे स्विचेज हैं। तो स्विच के अंदर देखिए कितने सारे सॉकेट्स लगे होते हैं और वो पूरी इंफॉर्मेशन एक साथ एक ही पोर्ट पर आ जाती है। स्विच ब्रिज का ही उन्नत रूप है। तो यहां पर आपका बेटा एक डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि ब्रिज जो होता है उसका एडवांस फॉर्म जो हम इस्तेमाल करते हैं वो क्या कहलाता है? तो वो क्या कहलाता है? स्विच कहलाता है। इसकी दक्षता, जो इसकी कैपेसिटी होती है, वो ब्रिज से भी कई गुना ज्यादा होती है, क्योंकि इसमें एक साथ बेटा कई सारे वायर्स, या सीधी सीधी बात कहें कि कई सारे सिग्नल्स आ रहे होते हैं और वही ट्रांसमिशन को कैसा बना देंगे? आसान बना देंगे। देखते हैं, स्विच एक मल्टी पोर्ट ब्रिज के रूप में कार्य करता है, विभिन्न उपकरणों व लेंस के सेगमेंट्स को आपस में जोड़ देता है। तो देखिए भाई, इसके थ्रू क्या होता है? आपने प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस, ये तो चलो आपके सीपीयू से जुड़े होते हैं, लेकिन अब क्या है कि जैसे हम लोग बेटा नेट में या जो इंटरनेट हमें सप्लाई करनी है तो उसमें तो बेटा एक नहीं कई प्रकार के सिग्नल्स बार बार चेंज होते रहते हैं। तो अब क्या है कि मल्टी पोर्ट ब्रिज, आपने कई सारे सिग्नल्स को एक साथ एक ही जगह पर जोड़ दिया, तो बेटा इससे आपकी जो क्षमताएं होती हैं, जो कैपेसिटी होती है, वो कई गुना बढ़ जाती है। ऐसे काम करते हैं स्विच डिवाइस, देख सकते हैं आप लोग। अगला आता है राउटर। अब हम क्या करेंगे कि जो हमारा ब्रिज चैनल था
और जो राउटर चैनल था, तो ब्रिज और राउटर को मर्ज करके कर देंगे एक। ब्रिज का काम क्या था, अलग अलग सेपरेट चीजों को कनेक्ट करने का काम कर रहा था, और राउटर का काम क्या था कि भाई मॉड्यूलेशन कर रहा था, चीजों को आपस में जोड़ रहा था। तो अब इन दोनों टेक्नोलॉजी का हमने इस्तेमाल कर दिया, तो यही क्या बन गया, राउटर। इसका इस्तेमाल भी किस में होता है भाई, जाहिर सी बात है, वही लिखा हुआ है कि कई नेटवर्कों को आपस में जोड़ने में होता है, हम बार बार पढ़ चुके। राउटर एक नेटवर्किंग डिवाइस है जिससे ब्रिज व राउटर दोनों के गुण होते हैं। ये आपको पॉइंट याद रखना चाहिए कि ऐसा डिवाइस जो ब्रिज और राउटर का कंबाइंड फॉर्म होता है, ब्रिज और राउटर का कंबाइंड फॉर्म होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, ब्राउटर कहते हैं। सामान्यतः ब्राउटर एक प्रोटोकॉल के लिए, राउटर व दूसरे सभी प्रोटोकॉल, कितनी सही बात है कि प्रोटोकॉल के लिए जैसे जो सिग्नल आपके आ रहे हैं और अभी वो केवल एक ही टाइप के सिग्नल है, तो उनके लिए तो कैसा काम करेगा राउटर, मतलब जो सिग्नल्स आ रहे हैं उन्हें एम्पलीफायर करके सभी दिशाओं में ट्रांसमिट कर देगा। और प्लस अब इसमें ब्रिज का काम क्या होगा, तो ब्रिज क्या करेगा, वो लिखा हुआ है इसमें कि राउटर प्रोटोकॉल है, राउटर प्रोटोकॉल को आपस में जोड़ता है। ये ब्रिज क्या करेगा कि अब इसमें जो और भी सिग्नल्स आ रहे हैं उन्हें आपस में जोड़ देगा, तो आप पूरे दुनिया से, पूरे वर्ल्ड वाइड सिग्नल से कनेक्ट हो सकते हैं। लेकिन जनरली इसका उपयोग नहीं किया जाता, क्योंकि एक ही जगह पर आप पूरी सबसे जुड़ जाओगे तो कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी फैल रहती है। लेकिन यदि उपकरण बहुत अच्छा है तो फिर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए लिखा हुआ भी है कि इसका उपयोग अधिक नहीं होता, और यही कारण है कि बेटा इसके लिए काफी हैवी डिवाइसेज चाहिए। अगला हम देखते हैं गेटवे। गेटवे आपने सुना होगा, पेमेंट गेटवे। क्या होता है कि जैसे मान लीजिए, एक सरल शब्दों में समझाऊं में से, कि आप ऐप पर कोई कोर्स देख रहे हैं और आप उसे परचेज करना चाहते हैं, तो जो अमाउंट ट्रांसफर हो रहा है वो एक अलग ही आपका सिग्नल सोचते, आपकी वो एक अलग ही सिग्नल के फॉर्मेट में जाएगा, और जो आप इंफॉर्मेशन आप पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, सीख रहे हैं, वो एक अलग इंफॉर्मेशन है। तो एक अलग सिग्नल, और जब आप इसमें एंटर होना चाहते हैं ताकि इसकी लिंक ओपन हो जाए, तो जो बीच का रास्ता है वही कहलाता है गेटवे। और जैसे ही आपने पहले देखा है लॉक बना रहता है, क्योंकि हम उसकी सिग्नल को ब्रेक कर देते हैं कि नहीं, इसमें हर कोई एंट्री नहीं कर पाएगा। लेकिन जब आप एक पर्टिकुलर अमाउंट या पर्टिकुलर सिग्नल वो आप अचीव कर लोगे, तब आप उसमें एंटर कर सकते हो। यही सिस्टम कहलाता है गेटवे। चलिए पढ़ देता हूं। गेटवे का उपयोग अलग अलग प्रोटोकॉल, देखिए अलग अलग प्रोटोकॉल होते पर आधारित नेटवर्क जैसे एप्पल टॉक, टीसीपी, आईपी आदि को जोड़ने के लिए किया जाता है। जब ये दोनों अलग अलग उस पर बनाए जाएंगे तभी तो ये काम करेगा, और ऐसा नहीं किया तो बेटा आप किसी पर लॉक ही नहीं लगा सकते। तो इसकी खोज 2011 में ब्रिटेन के एडिनबर्ग विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हेराल्ड ह्रास ने की थी। याद रखिए इसकी खोज ज्यादा पुरानी नहीं है, केवल 2011 में ही, बेटा बहुत रिसेंट है। ब्रिटेन के एडिनबर्ग में कौन से प्रोफेसर थे, हमारे हेराल्ड ह्रास, इन्होंने इसकी रिसर्च की थी और डिस्कवर किया था। इसे बिजली स्रोत जैसे एलईडी बल्ब, एक इंटरनेट कनेक्शन या फोटो डिटेक्टर काफी इजी होता है। अब एक डिवाइस हमें बाहर से फिजिकली नहीं दिखती है, एक कंप्यूटर के अंदर ही होती। ये आपका जो राउटर होता है बेटा या मॉडेम होता है, ये उसी के थ्रू सिग्नल्स ट्रांसमिट कर सकता है। अगला हम देखते हैं भारत में सर्विस प्रोवाइडर। देखिए अब हमारा डेटा जो कनेक्टिंग डिवाइस थी वो वाला पार्ट खत्म हो गया। अब हमारे पास अगला कंटेंट किसका आता है, तो हमारे इंडिया में आखिर इन कनेक्टेड डिवाइसेस के लिए जो सिग्नल्स, देखो भाई नेट के सिग्नल तो बेटा चारों तरफ है, लेकिन आपकी डिवाइस उन सिग्नल्स को अपनी हाई फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करके आप तक पहुंचाती है, तब आप उससे जुड़ पाते। तो भारत में जो कंपनियां होती हैं वो आप तक इन सिग्नल्स को पहुंचाने के लिए कौन कौन सा मोड या कौन कौन सा तरीका इजाद करती हैं या जिससे वो सिग्नल्स आप तक पहुंच सके। तो बेटा अब हम देखते हैं कि कौन कौन सा किया जाएगा। तो पहला क्या होता है, डायल अप कनेक्शन। डायल अप कनेक्शन में क्या होता है कि आपको यूजर को इंटरनेट एक्सेस करने के लिए अपनी डिवाइस, कंप्यूटर या मोबाइल को फोन लाइन से लिंक करने की आवश्यकता होती है। मतलब डायल अप कनेक्शन में हमारा जो बेटा सिग्नल्स ट्रांसमिट होंगे एक किसके रूप में होंगे, वायर के रूप में। और वायर का मतलब क्या होता है, एनालॉग सिग्नल। एनालॉग सिग्नल्स को जब आप आगे पहुंचा रहे हैं तो इसीलिए बेटा क्या होता है कि भले ही हम जीएसएम मोबाइल पर काम करते हैं या कुछ भी करें, तो इसमें क्या है कि आप देखिए जमीन के अंदर पहले केबल बिछाई जाती है, तो कहीं ना कहीं आप किससे कनेक्ट होते हैं, केबल के थ्रू कनेक्ट होते हैं। और इस कनेक्टिविटी को हम क्या बुलाते हैं, डायल अप कनेक्शन।
इसमें टेलीफोन को मॉडेम से जोड़ा जाता है। पुराने समय याद करो बेटा, केवल एक वायर घर में आता था, उससे एक मॉडेम से लगाते थे और फिर मॉडेम की केवल कंप्यूटर में कनेक्ट होती थी, तब आप इंटरनेट की दुनिया से जुड़ पाते थे। आप बिना डिवाइस के डायरेक्ट नेट से नहीं जुड़ सकते। देखिए अब देखते हैं, देखिए यही लिखा हुआ है, डायल अप कनेक्शन को एनालॉग कनेक्शन या स्विच लाइन कनेक्शन भी कहा जाता है। भाई नॉर्मल सी बात है। अब हम इसके बाद देखते हैं, तो अब अगला हमें क्या मिलता है, लीज्ड लाइन कनेक्शन। इसमें टेलीफोन लाइन के माध्यम से कंप्यूटर और आईपीएस सर्वर से जुड़ा रहता है। यही होती है वो चीज जिससे आप बेटा इस डिजिटल दुनिया से जुड़ सकते हो, क्योंकि यदि ये सर्विस नहीं होगी तो आप डिजिटल दुनिया से नहीं जुड़ सकते। तो देखिए फिर से पढ़ता हूं, लीज्ड लाइन कनेक्शन, इसमें टेलीफोन लाइन के माध्यम से कंप्यूटर और आईपीएस इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, क्योंकि कई कंपनियां, जैसे मैं कहूं कि आपका जियो है वो आपको इंटरनेट उपलब्ध करवा रहा है, एयरटेल है वो आपको उपलब्ध करवा रहा है, लेकिन उसी पर्टिकुलर प्रोवाइडर से आपकी डिवाइस को जोड़ने का काम ये कौन करती है, लीज्ड लाइन कनेक्शन। क्योंकि सरकार इन्हें लीज देती है कि आप इतनी फ्रीक्वेंसी का आप यूज करोगे, इतनी फ्रीक्वेंसी को दूसरी कंपनी यूज करेगी, इसीलिए हम इसे क्या बुलाते हैं, लीज्ड लाइन कनेक्शन। ये प्राइवेट लाइन कनेक्शन भी कहा जाता है, क्योंकि इसका उपयोग सिर्फ डेटा कम्युनिकेशन के लिए होता है। इस कनेक्शन में डेटा इंटरनेट की स्पीड स्थिर रहती है। जाहिर सी बात है कि आप जब भी कोई कनेक्शन लेते हैं तो उसमें साफ साफ बताया जाता है कि भैया आपको कितने एमबीपीएस तक की स्पीड मिलेगी। इसका उपयोग किसी विशेष संस्थाओं के द्वारा किया जाता है। ISDN लाइन यह डायल अप सर्विस का ही संशोधित रूप होता है। इसमें डेटा कम्युनिकेशन डिजिटल के रूप में किया जाता है। इसमें डेटा कम्युनिकेशन बाइनरी सिस्टम मतलब 0-1 स्विच के रूप में जाएगा। इसमें मॉडेम की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन ये प्राइवेट लाइन हो जाती है। ये कैसी आती है, प्राइवेट। यह कनेक्शन यूजर को डिजिटल टेलीफोन लाइन पर डेटा वीडियो कंटेंट भेजने की अनुमति प्रदान करता है, लेकिन ये काफी स्लो होता है। अगला जो हम सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, ब्रॉडबैंड कनेक्शन। देखा होगा आपने, एक फिजिकल यूनिट लगाते हैं और इसके थ्रू हमें क्या प्रोवाइड किया जाता है, नेट प्रोवाइड किया जाता है। तो देखिए ब्रॉडबैंड, जो कि ब्रॉडबैंड विथ, ये नाम याद रखिए, ब्रॉडबैंड का वास्तविक पूरा नाम क्या होता है, ब्रॉडबैंड विथ का शॉर्ट नाम है। यह एक हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन है, जिसमें इंटरनेट को कंप्यूटर तक पहुंचाने के लिए इंटरनेट का जाल तो बिछा है भाई, अब उसे हमें कहां पहुंचाना है, आपके कंप्यूटर या मोबाइल की डिवाइस में पहुंचाना है, उसके लिए किया जाता है। इसमें देखिए कोएक्सियल केबल होती है, पहले बता दूं कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिक, आजकल ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू भेजा जाता है, लेकिन ये सब वास्तव में किसको ट्रांसमिट करेंगे, रेडियो सिग्नल्स को ट्रांसमिट करते हैं। डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन DSL, यह एक प्रकार का ब्रॉडबैंड कनेक्शन ही होता है। इसमें फोन लाइन को डायरेक्ट मॉडेम से जोड़ दिया जाता है और मॉडेम को कंप्यूटर से। हालांकि आजकल ये थोड़ा कम हो गया है, क्योंकि पहले बहुत होता था। देखिए कितनी प्यारी बात लिखी है कि DSL कनेक्शन में यूजर इंटरनेट एक्सेस करते समय फोन कॉल भी कर सकते हैं। कभी भी देखिए, जब भी आपके घर में इंटरनेट प्रोवाइडर नेट कनेक्शन देता है तो आपको लैंडलाइन फ्री दे देते हैं, क्योंकि वास्तव में इनमें जो पूरे सिग्नल्स आगे ट्रांसमिट किए जा रहे हैं वो इसी लाइन के थ्रू किए जाते हैं, इसीलिए वो आपको मोबाइल फ्री नहीं देते हैं, लैंडलाइन फ्री देते हैं। ठीक है भाई, ये हो गया डिजिटल। अगला देखते हैं, DSL मॉडेम टेलीफोन लाइन से प्राप्त होने वाले कमजोर सिग्नल को स्ट्रॉन्ग सिग्नल में बदल देता है। इसमें यूजर तेजी से डेटा को डाउनलोड या अपलोड भी कर सकता है। तो देखिए साथियों, आज के लिए मैं इतना ही रखूंगा, आपका कंटेंट इतना ही है अभी आज के लिए, और इसके बाद हम अपना लेंगे नेक्स्ट लेक्चर। तो फटाफट सुनिए हम लोगों ने अभी तक क्या क्या पढ़ा। कि आखिर सबसे पहले तो हमने टोपोलॉजी की जो छोटी हुई बातें थी वो हमने पढ़ लिया। फिर हमने कनेक्टिंग डिवाइसेज की, हम मॉडेम के थ्रू कनेक्ट है, तो मॉडेम कितने प्रकार के होते हैं, उनमें एनालॉग टू डिजिटल, डिजिटल टू एनालॉग कितना प्रकार का कन्वर्जन होता है, ये हमने सीख लिया। फिर हमारे इंडिया में जो सर्विस प्रोवाइडर कंपनीज है वो आपको इंटरनेट या और भी सुविधाएं किस फॉर्मेट में पहुंचा रही हैं, अब ये आपकी पूरी स्टडी हो चुकी है। तो आप लोग जरूर ऐसे ही पढ़ते रहिए और MCQ जरूर लगाते रहिए, क्योंकि इनका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन जब तक नहीं होगा आपको ये चीजें कंफर्म तैयार नहीं हो सकती। तो ये आपको आदत होनी चाहिए कि आप जितना भी पढ़ें उसके MCQ लगाते रहें, क्योंकि आपका एक दिन का कंटेंट, हार्डली एक दिन का कंटेंट या 1.5 डेज कंटेंट, उसके बाद में आपकी MCQ प्रैक्टिस करवाने वाला हूं। तो उसके माध्यम से भी जब आपने ये रेगुलर पढ़ा होगा तो आप अपने आप को परख सकते हैं कि आपने एक्चुअल में कैसा पढ़ा है, कितना पढ़ा है, और आपसे क्वेश्चन ब्रेक हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। लेकिन पहले हम अपना साथ में प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद फिर आप आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं। आराम से लगाइए, क्वेश्चन जरूर बने।
क्लियर। लेकिन हाँ, एक बात और कि जो हम कनेक्टिंग डिवाइसेज पढ़ रहे हैं, इससे पहले आपको कंप्यूटर के बारे में भी बेसिक नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि दोनों ही पार्ट एक दूसरे से कहीं ना कहीं इंटरलिंक करते हैं। तो चलिए, आज के लिए इतना ही मैं अपनी तरफ से रखूंगा। तो मैं रवि सर आपसे अलविदा लेता हूं, बाकी हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।